होगी। आगे हमने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की नॉलेज हमने गेन की थी, हम आगे उससे रिलेटेड एग्जांपल्स कर रहे हैं। 13.4 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल हमारा 22 आता है, हमने पहले 21 एग्जांपल पिछली वीडियो में किया था। एग्जांपल था एग्जांपल 22 आता है, NCERT का है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से रिलेटेड एग्जांपल्स हमारे शुरू होते हैं। क्या कहता है? ए पर्सन प्लेज ए गेम ऑफ टॉसिंग द कॉइन थ्राइस। एक पर्सन गेम को खेलता है एक कॉइन को 3 बार फेंकते हुए। 3 बार फेंका कॉइन को, तीनों हेड आएंगे या 2 हेड 1 टेल आएगा। हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या 2 टेल 1 हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, या तीनों टेल आएंगे। फॉर ईच हेड इट इज़ गिवन टू पीज 2 बाय द ऑर्गेनाइजर। एक कॉइन को 3 बार फेंकता है, उसके फेंकने से हेड आता है तो ऑर्गेनाइजर से वो 2 रुपये लेता है। एंड फॉर ईच टेल ही हैज़ टू गिव दी 1.5 रुपीज़ टू दी ऑर्गेनाइजर। यदि कॉइन को फेंकने से टेल आता है तो उसको ऑर्गेनाइजर को 1.5 रुपये देना पड़ता है। एक्स डिनोट द अमाउंट गेन और लॉस्ट बाय द पर्सन, शो दैट एक्स बी रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट इट इज द फंक्शन ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। एक्स क्या है? एज एक्स इज द अमाउंट गेन और लॉस्ट बाय द पर्सन तो अब हमें कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो हमारे पास x, जैसे मान तीनों हेड आ गए तो कितनी अमाउंट उसको मिली? हर एक हेड कॉइन को टॉस करने से हर एक हेड जब आता है उसको 2 रुपये मिलते हैं। तो 2 इसके मिले, 2 इसके मिले, 2 इसके मिले, 8 रुपये उसको मिले। यदि 2 हेड 1 टेल आता है, चाहे ये आए, चाहे ये आए, चाहे ये आए, किसी भी तरीके से आए, 2 हेड के 2 गुना 2 4 रुपये मिले, और एक टेल आया तो 1.5 रुपये उसको देना पड़ा। 4 - 1.5 तो हमारे पास 2.5 रुपये रह गए जो इसके मिले। फिर यदि एक हेड आता है, चाहे ये आए, चाहे ये आए, चाहे ये आए, तो फिर टेल आने के 1.5 रुपये उसको देना पड़ा, और 2 रुपये उसको मिले हेड आने के। तो -3 + 2 -1 रुपीज़ है, उसको 1 रुपया ऑर्गेनाइजर को देना पड़ा। और यदि तीनों टेल आते हैं तो -1.5 गुना 3 -4.5 रुपीज़, तो 4.5 रुपये उसको ऑर्गेनाइजर को देने पड़े। क्योंकि किसी ने क्या कहा कि शो दैट एक्स विद रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल कैसे हुआ? उसको क्या पता कि तीनों हेड आएंगे या 2 हेड आएंगे या 1 हेड आएगा या तीनों टेल आएंगे, उसको नहीं मालूम है। जैसे उसने कॉइन को 3 बार टॉस किया, उसको नहीं मालूम स्टार्टिंग में क्या आएगा। देखा भाई यदि मेरे तीनों हेड आ गए फिर तो मेरे को, हमारे पास गलत हो गया, यहाँ पर ये प्लस आएगा, 3 दूनी 6 रुपये आएंगे। ये 2 रुपये + 2 रुपये + 2 रुपये, ये 2 बार 2 दूनी 4, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये आ गया। तो 1.5 रुपया + 1.5 रुपया दिया उसने, 3 आ गया, ये आ गया, और 4 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है, और 3 से गुना करना था। तो ये हमारा आंसर आया -6 रुपये इसको मिले, -1.5 रुपया उसको देना पड़ा, और 2.5 रुपये उसको मिले, और फिर 1 रुपये उसको देना पड़ा। तो ये था कि
सो दैट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल एग्जिबिट इट इज द फंक्शन ऑफ द सैम्पल स्पेस। ये सैम्पल स्पेस का फंक्शन है, क्योंकि सैम्पल स्पेस जैसे जैसे आएगा उसके ऊपर एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है। चाहे हमारे पास ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए। यदि एक्स 0 है तो ये क्लियर है, 4.5 भी देने पड़े। यदि एक्स 1 है तो उसको 1 रुपया देना पड़ा। यदि एक्स 2 है तो उसको 2.5 रुपये मिले। एक्स 3 है तो उसको 6 रुपये मिले। इस तरीके से कि एक्स भी रैंडम वेरिएबल कि जिसकी वैल्यू एडवांस में नहीं निकाल सकते, और इट इज द फंक्शन ऑफ द सैम्पल स्पेस, क्योंकि सैम्पल स्पेस के ऊपर एक्स की डिपेंड करती है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, तभी वाई को हम एक्स का फंक्शन बोलते हैं। तो ये बात थी। एग्जाम्पल 23 आता है, क्या है? ए बैग कंटेन 2 वाइट 1 रेड बॉल, 2 white 1 red ball, 1 ball is drawn at random then put back in the box after noting the color। तो एक बाल निकाली गई, उसका कलर नोट किया गया, दोबारा उसको बैग में डाला गया। प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन इफ एक्स नोट द नंबर ऑफ रेड बॉल रिकॉर्डिंग इन दी 2 ड्राज तो डिस्क्राइब एक्स। तो देखना समझने वाली बात है। क्या कहा इसने कहा एक बैग में 2 वाइट बॉल 1 रेड बॉल है। एक बाल निकाली गई, उसको देखा गया, दोबारा उस बॉल को बैग में डाला गया। फिर एक और बॉल निकाली। एक्स नोट द नंबर ऑफ रेड बॉल ड्रॉन इन द 2 ड्रॉज डिस्क्राइब एक्स एज एक्स इज द event of red ball drawn from the bag containing 2 white and 1 red ball with replacement with replacement in 2 draws ड्राज 2 किए गए हैं। या तो हमारे पास किसी भी ड्रा में रेड बॉल नहीं आई, या किसी एक में आ गई, किसी दोनों में आ गई। सिंपल से इसने ये कहा कि एक्स नोट द नंबर रेड बॉल ड्रॉन डिस्क्राइब एक्स की वैल्यू को डिस्क्राइब कहा इसने। जैसे कहेगा वैसे करेंगे। तो क्लियर सी बात है, जब हम बाल निकालेंगे, 2 बाल निकालनी है, पहले 1 बाल निकालनी है, उसको दोबारा रखा गया, उसको देखा, उसको दोबारा बैग में डाला गया, फिर दोबारा बाल निकालनी है। हो सकता है कोई भी रेड बॉल ना आए, हो सकता है एक हमारे पास आए, और हो सकता है हमारे पास दोनों रेड बॉल आए। देखना क्वेश्चन यदि हम समझें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये तो विद रिप्लेसमेंट था। यदि आ जाता विदाउट रिप्लेसमेंट, यदि आ जाता ये क्वेश्चन हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट, तो एक्स की वैल्यू निकालनी होती, तो तब भी क्या एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 आती या कुछ और आती। ये भी समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? क्योंकि हम ये तो देखा नहीं। एक बैग में 2 वाइट 1 रेड बॉल है। मान लो पहली बार हमारी देखना, यदि मान लो पहली वाइट बॉल निकली, दूसरी वाइट भी निकल सकती है और रेड भी, क्योंकि बॉल वाइट निकली, वाइट को देखा, डाल दिया, दोबारा 2 वाइट 1 रेड है। और यदि हमारे पास पहली रेड निकली, दूसरी रेड भी हो सकती है, दूसरी वाइट भी, क्योंकि जब रेड बॉल निकाली, देखा, दोबारा डाल दिया, तो बैग में दोबारा 1 रेड होगी, 2 वाइट तो दूसरी रेड आ सकती है। तो दोनों रेड 2 आ गया, 1 रेड 1 आ गया, कोई भी रेड नहीं, 0 आ गया। और यदि यही केस विदाउट रिप्लेसमेंट होता, यदि पहली वाइट है, वाइट नीचे रखी हुई है, अब बैग में 1 वाइट रहेगी, 1 रेड रहेगी, तो दूसरी वाइट भी आ सकती है और दूसरी रेड भी आ सकती है। और यदि पहली रेड आई,
रेड तो नीचे रखी हुई है, अब तो बैग में वाइट बाल ही रह गई, तो दूसरी जो बाल आएगी वो वाइट ही आएगी, तो दूसरी रेड नहीं बन सकती। तो हमारे पास ये एक्सक्यूएल क्या बनी, 0 बनी, और ये एक्सक्यूएल क्या बनी, 1 बनी। और जबकि यहाँ पर एक्सक्यूएल 0 है, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 1 है और ये 2 है। तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, कि एक्स की वैल्यू रैंडम वेरिएबल है, उसकी कहाँ तक आएगी, कैसे आएगी, ये बात समझने वाली है। पहले तो हमें समय बात नहीं आ रही थी कि विद रिप्लेसमेंट रखा हुआ है, तो ये तो क्लियर है कि दोनों वाइट बाल हो सकती है या एक रेड या दोनों रेड हो सकती है, तो 0 1 2 बनेगा। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि बाल कितनी है और विद रिप्लेसमेंट में क्या क्लियर केस है और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या क्लियर केस है, जो मैंने आपको समझा दिया। नहीं तो आप दोनों केस में कहते हैं अभी हाँ एक्चुअली 0 1 2 आएगी दोनों केस में। हाँ यदि एक से ज़्यादा होती फिर कोई दिक्कत नहीं थी। यदि यहाँ तो एक ही बाल है, जो पहली बाल रेड निकालेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, तो दूसरी बाल रेड है ही नहीं बैग के अंदर, दूसरी तो वाइट निकलेगी, तो दोनों रेड नहीं निकलेगी। जो विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट में ठीक है, ये हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये हमारा क्या है, विद रिप्लेसमेंट केस है, और ये हमारा विदाउट। तो विद रिप्लेसमेंट केस में एक्स की वैल्यू 0 1 और 2 आएगी, विदाउट में एक्स की वैल्यू 0 और 1 आएगी। दिखाई दे रहा आपको ये, तो ये हमारा करोगी। आगे 24th एग्जाम्पल आता है। Two cars are done successfully with replacement from the well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution number of aces. Two cards are drawn successfully with replacement. अब ये है क्या कहता है इसने कि 2 cards are drawn successively with replacement from the well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution number of aces. Number of aces का probability distribution फंक्शन निकालना है। तो देखना क्या उसको समझना है, किसका निकालना है, एसीज का। कितने निकालने एसीज, 2। कैसे निकालने हैं, 3 केस मैंने बताए थे, या तो 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, या 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, या कोलेक्टिवली। तो हमने इसमें लिखा कि 1 by 1, क्या लिखा, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। अब क्या लिखेंगे, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ एस कार्ड ड्रॉन व्हेन 2 cards are drawn 1 by 1 with replacement। तो जब 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट आया 52 कार्ड में से, या तो कोई भी एस कार्ड नहीं है, या 1 है या 2 है। ये तो बात क्लियर है। 52 कार्ड में से विद रिप्लेसमेंट है भी, हो सकता है पहला एस ना आए दूसरा भी एस ना आए, हो सकता है कि पहला एस दूसरा नॉन एस, या पहला नॉन एस दूसरा एस, या दोनों एस आ जाए। इसका मतलब कहने का ये है। तो क्या लिखेंगे, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड। एस कार्ड कितने हैं, 4 है, 4 by 52, 1 by 13 आ गया। पी ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एस कार्ड। तो विदाउट एस कार्ड हमारे कितने हैं, कितने 48 रह गए, या 1 - 1 by 13 का एक ही बात है। 12 by 13 48 by 52 बनेगा, 12 by 13 बनेगा, जैसे भी समझना चाहते हो। अब क्या आएगा देखिए, अब जो लिखने वाली बात है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या पी प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल 0, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स
आर नोट एसिस और ब्रैकेट में डालना विद रिप्लेसमेंट केस है। चाहे बुक में कुछ भी लिखा हो ना लिखा हो, ये आप लिखना पड़ेगा। चेकर को परेशान करने का तुम्हारा कोई राइट नहीं है कि केस कैसा है। बुक में सद ना लिखा हो, पहला भी एस है, पहला भी एस है, दूसरा भी एस, ना पहला एस है ना दूसरा एस है। दो कार्ड निकाल रहे हैं, जैसे वही बात है, ना पहला हेड है ना दूसरा हेड है, टेल बात वही की वही है। तो नॉन एस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 12/13 और 12/13, तो 144/169 पी एक्स इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज एस आउट ऑफ 2 कार्ड्स, और ब्रैकेट में आएगा विद रिप्लेसमेंट। तो या तो पहला एस है दूसरा एस नहीं है, या पहला एस नहीं है दूसरा एस है। जैसे मान लो एक कॉइन को 2 बार टॉस किया या 2 कॉइन को टॉस किया, पहला हेड दूसरा टेल या पहला टेल दूसरा हेड, वही बात है यहाँ पर भी। तो एस की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/13 है, नॉन एस की 12/13 है, नॉन एस की 12/13 है, एस की 1/13 है, तो 24/169 आ गया। पी एक्स इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दी कार्ड्स आर एसिज, पहला भी एस है दूसरा भी एस है, तो एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/13, 1/169। तो ये हमारा, पहले हमने एक्स की वैल्यू को अज्यूम किया क्या क्या आ सकती है, फिर हमने कोरस्पोंडिंग वेरिएट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो क्या बना, एक्स की वैल्यू क्या 0, 1, 2 है, कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी निकली हमारी 144/169, 24/169 और 1/169। तो ये हमें देखना जरूरी है कि तीनों का सम हमारा 1 बनता नहीं बनता है। 144 + 24 168 + 1 169/169 1 बन गया। तो ये कहलाता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यदि हमें इसी क्वेश्चन में आगे मीन और वेरिएंस निकालना पड़ जाए, x × px करेंगे, 0 आया, 24/169 आया, 2/169 आ गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कहते हैं, इसको म्यू भी कह लेते हैं। तो सिग्मा x × px आएगा, नीचे फ्रीक्वेंसी का सम, इसमें प्रोबेबिलिटी का सम से डिवाइड करते हुए 1 बन गया। तो ये हमारा 26/169। कितने आसान क्वेश्चन है। यदि वेरिएंस निकालना पड़ जाए x × px, तो x px को x से गुना करेंगे, 0 इसको गुना 24/169, इसको 4/169। तो इसका फार्मूला क्या था, सिग्मा एक्स स्क्वायर px और माइनस म्यू का स्क्वायर, ये लिखिए। तो एक्स स्क्वायर px का सम कितना बनेगा, 28/169, और जो म्यू निकला 26/169 का होल स्क्वायर। तो लेस कर लेंगे, वेरिएंस आ गया, स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो ये हमारे टॉपिक थे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं कि ठीक है गलत है। तीनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 बनना चाहिए। उसके बाद मीन कैसे निकालते हैं, x × px की मल्टीप्लिकेशन का सम करके वो मीन निकलेगा। और वेरिएंस कैसे निकालते हैं, x × px के सम में से मीन का स्क्वायर लेस कर दो, वेरिएंस आ जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो सारे टॉपिक अच्छे इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या है। पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि x की वैल्यूज़ के साथ साथ कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी हमको मालूम हो, और ये कंडीशन है प्रत्येक प्रोबेबिलिटी 0-1 के बीच में रहेगी, क्योंकि नीचे ज़्यादा होता हमेशा कम होता है। ये तो यानी कि 1 से ज़्यादा कैसे बन जाएगी, और कोई नेगेटिव नहीं होगी, और प्रत्येक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का सम क्या बनेगा, 1। उसके बाद एग्जाम्पल 25 आता है। क्या एग्जाम्पल है,
एग्जाम्पल 25 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रोज ए पेयर ऑफ डाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रोज पेयर ऑफ डाई का सबसे पहले इसका मतलब क्या है वो समझ में आएगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। पेयर ऑफ डाई, 2 डाई को मिलाकर एक पेयर बनाया गया। पेयर ऑफ डाई का मतलब 2 डाई को मिलाकर पेयर बनाया गया। उस पेयर को 3 बार फेंका गया। पेयर का मतलब 2 डाई को मिलाकर एक पेयर बना और उस पेयर को 3 बार फेंका गया। फिर इसने कहा आगे फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डबलेट का सेम नंबर, कि जो पेयर फेंका गया दोनों डाई में सेम नंबर आने चाहिए, उसका हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो फिर दोबारा बोल रहा हूँ, पेयर ऑफ डाई का मतलब क्या है, 2 डाई को मिलाकर पेयर बनाया गया। उस पेयर को 2 डाई का पेयर, उस पेयर को 3 बार फेंका गया। उसने कहता कि डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालो। डबलेट का मतलब दोनों डाई में जो पेयर बनाया गया सेम नंबर आना चाहिए। तो सोचने वाली बात है, क्या है, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डबलेट doublet number of doublet when a pair of dice is thrown 3 times। ये सब बातें लिखनी पड़ेगी, नहीं चेकर बड़ा परेशान हो जाएगा। कि या तो 3 है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। एक पेयर को 3 बार फेंका गया। या तो किसी भी पेयर में डबलेट नहीं आया, एक्स की वैल्यू 0, या किसी एक पेयर में डबलेट आया, या 2 में आया या तीनों में आया। सोचने वाली बात है। वही बात है, जब एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं और हेड आने को एक्स मानते हैं, या तो किसी में हेड नहीं आया, या एक में आया, 2 में, तीनों में आया, तो डबलेट का सेम नंबर है। पेयर ऑफ डाई है, 2 डाई हमारे पास। तो आगे लिखेंगे, अब लिखें x इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 0। हाँ, ये लिखना पहले, पी डी प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इन ए पेयर ऑफ डाइस। यदि हम एक पेयर को फेंकते हैं, एक पेयर को 2 डाई को मिलाकर एक पेयर बनता, उस पेयर को फेंकते हैं, उसमें डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डबलेट का मतलब सेम नंबर, कि दोनों डाई में 1 1 आए, या 2 2 आए, या 3 3 आए, या 4 4 आए, या 5 5 आए, 6 6 आए। जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनते हैं, 36। और उसमें सेम नंबर वाले क्या है कि दोनों डाई में सेम नंबर होना चाहिए, कि 1 1 या 2 2 या 3 3 या 4 4 या 5 5 या 6 6। तो हमारी फेयर में 6 केसेस गए और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या 36 है। तो इसलिए ये क्लियर हो जाता है कि यदि लिखना चाहो तो लिख लो कि 1 1 या 2 2 या 3 3 या 4 4 या 5 5 या 6 6। तो ये 6 बन गए, 6/36, 1/6 आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट डबलेट इन ए पेयर ऑफ डाई, तो 1 - 1/6 करेंगे, 5/6 आ गई है। अब आगे लिखे पी एक्स इक्वल टू 0। क्या लिखें, प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो डबलेट in all the 3 throws। क्योंकि एक पेयर को 3 बार फेंका, ना पहले में डबलेट है, ना दूसरे में है, ना तीसरे में है।
पहले में नहीं है डबलेट 5/6, दूसरे में भी नहीं है 5/6, तीसरे में वही बात है टेल 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 के कॉइन को 3 बार फेंका गया, किसी में भी हेड नहीं आया तो टेल टेल टेल, जो टेल की प्रोबेबिलिटी होती है तीनों की उसे गुना करते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/8 बन गई। तो 125/2 16 बन गया। पी एक्स इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज ए डबलेट इन वन थ्रो आउट ऑफ 3। और ये अंडरस्टूड है अपने आप में, विद रिप्लेसमेंट है, डाई का पेयर फेंका फिर उठाया फिर फेंका, ये तो है नहीं कि उसको नीचे उसमें से कुछ निकाल देंगे। हाँ, जब बैग में से कार्ड निकालने हो, 52 कार्ड में कोई कार्ड निकालना हो तो पहला कार्ड निकाला, फिर दूसरा कार्ड निकालने के लिए पहला रिप्लेस किया या नहीं किया वो तो अलग, वो तो है ही है, लेकिन डाई को थ्रो करना, कॉइन को थ्रो करना, ये सारे के सारे हमारे इंडिपेंडेंट केसेज हैं। तो डिपेंडेंट नहीं है तो लिखना कैसे, देखिए कि या तो पहले में डबलेट है, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, या पहले में डबलेट नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं, या पहले में डबलेट नहीं, दूसरे में डबलेट नहीं, तीसरे में डबलेट है। वही तो बन गया हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड। 3 केस बनेंगे, 3 केस लिखेगा यहाँ पर, ये समझने वाली बात है, कभी एक ही लिख दो। तो पहले में डबलेट है, क्या है डबलेट प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं है, 5/6 5/6, या हमारे पास 5/6 1/6 1/6, या हमारे पास ये हमारे पास 5/6 आएगा, ये 5/6, ये 5/6 1/6। तो 25 + 25 + 25 75 216 आ गया। इस तरीके पूरा दिखाना पड़ेगा, चाहे बुक में दिखा रखा हो नहीं दिखा रखा हो। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू, ये बिल्कुल क्लियर है चीज़ें। प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज डबलेट इन 2 थ्रोज आउट ऑफ 3, 3 में से किन्हीं 2 में है, तो स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। चेकर को परेशान करने का तुम्हारा कोई राइट नहीं है। जब ऐसे लिखोगे तो चेकर बिल्कुल क्लियर है कि पूरे नंबर देने के लिए उसकी मन में पॉइंट आ जाता है भी हाँ स्टूडेंट्स अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ढंग से लिखा हुआ है, तो तुरंत ही उसका ध्यान नंबरों की तरफ जाता है। चेक करना जरा कटेगी नहीं कटेगी। मन तो ऑफ कर दिया था, क्या कैसे हुआ, ये कट गई है।